यूँ तो गांधी जी से जुड़े रोचक एवं प्रेरणादायी किस्सों का कोई अंत नहीं है, और जितना आप इस अहिंसा के पुजारी के बारे में जानना या पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती है। किंतु इस अंतिम एपिसोड का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको लेकर बहुत दिनों तक मन में दुविधा बनी रही। और यदि मैं एक भक्त की तरह, एक डिवोटी की तरह गांधी जी के बारे में बताता, तो शायद उन प्रश्नों का उत्तर ना मिल पाता जो आज गांधी जी का जिक्र किए जाने पर पूछे जाते हैं। और इस तरह मैं अपने श्रोताओं के ज्ञान एवं समझ में कुछ भी अतिरिक्त न जोड़ पाता। इसलिए बहुत दिनों तक विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस अंतिम एपिसोड को 3 भागों या 3 सवालों पर केंद्रित करके बनाया जाना ठीक होगा। ये 3 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल कि गांधी जी का भारतीय समाज में सबसे बड़ा योगदान क्या था, या वो कौन सी ऐसी चीज थी जो गांधी जी ने भारतीय समाज को दी थी, जिसे आज तक कोई और नहीं दे पाया था, फिर चाहे वो कोई राजा हो, महाराजा हो या कोई और नेता हो। दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई गांधी जी आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उतने ही प्रासंगिक हैं, कि गांधी जी के आदर्शों में क्या कुछ ऐसा है कि जिसका पालन आज किया ही नहीं जा सकता। और इसके साथ ही मैं उन बातों पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा जो उनके विरोधी अक्सर उनके बारे में कहा करते हैं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि गांधी जी वास्तव में कैसे थे, न सिर्फ एक महात्मा के तौर पर बल्कि एक आम आदमी के तौर पर। उनका गुस्सा, उनका प्रेम, उनका डर, उनकी आदत, उनकी चिढ़, कुछ मज़ेदार कहानियाँ और उपसंहार, द कंक्लूजन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और गांधी जी के जीवन से जुड़े इस अंतिम एपिसोड में हम आज बात करेंगे उन कुछ सवालों के बारे में जिनका उत्तर दिए बगैर शायद गांधी जी को पूरी तरह जाना ही नहीं जा सकता। मैं जितेंद्र नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीधे आते हैं पहले सवाल पर कि गांधी जी का भारतीय समाज में सबसे बड़ा योगदान क्या है। इसे समझने के लिए हम सीधे चलते हैं गुजरात के धरसाना गांव में। समय मार्च सन 1930, दोपहर के 11 और 12 बजे के बीच का। अब तक गांधी जी ने दांडी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ दिया है और ब्रिटिश सरकार जिसे मामूली बात समझकर छोड़ रही थी, उसने अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। और बौखलाई अंग्रेज सरकार ने आनंद फानन में सारे कांग्रेस नेताओं को उनके परिवार के सहित जेलों में बंद कर दिया है। गांधी जी को छोड़कर पूरे भारत की जेलें हिंदुस्तानियों से भरी पड़ी हैं, पर भारतीयों की ओर से कहीं से भी कोई हिंसा का समाचार नहीं है। पूरी दुनिया इसे देख रही है। और आज गांधी जी ने धरसाना में स्थित एक नमक कारखाने को शांतिपूर्ण ढंग से बंद करवाने का संकल्प किया था कि एक दिन पहले गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर स्वयं सेवकों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। हजारों की भीड़ में स्वयं सेवक धरसाना में इकट्ठे हो चुके हैं शांतिपूर्ण ढंग से कारखाने को बंद करवाने के लिए और इस अन्यायी अत्याचारी कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए। कारखाने को अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेर रखा है। उनके हाथों में लाठियां हैं जिनके सिरे पर धातु की परत चढ़ी हुई है, और यहाँ निहत्थे स्वयंसेवक बगैर किसी सुरक्षा उपकरण के आगे बढ़ रहे हैं। गांधी जी के आह्वान पर इकट्ठी हुई सैकड़ों औरतें एवं महिलाएं मलहम पट्टी लिए हुए घायलों का उपचार करने के लिए तत्पर हैं। ऐसा विहंगम दृश्य इतिहास में शायद ही कभी किसी समाज में देखने को मिले। स्वयंसेवक 5-5 के दल में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सिपाहियों की लाठियां चलना शुरू होती हैं। स्वयंसेवक अपनी खोपड़ी पर, अपने कंधों पर लाठियां खा रहे हैं और यहाँ तक कि वे अपने बचाव का या वार को रोकने का कोई प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में घायलों का ढेर लग जाता है। स्वयंसेवकों के सफेद कुर्ते खून से लाल हो चुके हैं। मलहम पट्टी करती महिलाओं की आहें और हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तीमारदारी करने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं, पर वार खाने वाले सरों की संख्या कम नहीं हो रही है। और इस तरह अपने आप को सबसे सभ्य कहने वाले ब्रिटिश समाज का क्रूर एवं जंगली चेहरा दुनिया के सामने आ जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन्हें हम स्वयं सेवक कह रहे हैं, वे लोग कौन हैं? वे भारत के एकदम आम नागरिक हैं।
वे सैनिक नहीं है। इनमें से कोई किसान है तो कोई मजदूर है, कोई जुलाहा है तो कोई दर्जी है, और ये सब गांधी जी के आह्वान पर अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एवं अपनी आत्मरक्षा की खातिर उठ खड़े हुए हैं। सैनिक तो हमेशा लड़ते ही हैं, पर यदि पूरा समाज ही, बूढ़े, बच्चे और जवान, पुरुष एवं महिलाएं अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाएं, तो ऐसे समाज को गुलाम बनाए रख पाना असंभव है। और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का वो जज्बा, वो साहस जो गांधी जी ने आम नागरिकों को दिया था, वो आज से पहले कोई नहीं दे पाया था। यदि ऐसा न होता तो हिंदुस्तान ने असंख्यों विदेशी हमले और सैकड़ों सालों की गुलामी ना सही होती और भारत कभी गुलाम ही ना हुआ होता। पर आज तक आधुनिक भारत का कोई राजा, महाराजा या नेता जनता के दिलों में इस तरह नहीं समाया था कि उसके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए पूरा समाज ही एक दिशा की ओर आंदोलित हो उठे। और लाठी खाते भारत के इन आम नागरिकों को देखकर कौन कह सकता है कि भारत गुलाम है? बल्कि जिस क्षण गांधी जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पूरे समाज ने लड़ने का फैसला कर लिया था, हमारा देश तो उसी दिन आज़ाद हो चुका था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि क्या गांधी जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? दरअसल ये सवाल ही अपने आप में मुझे टेक्निकली इनकरेक्ट, तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण जान पड़ता है। इसे मैं प्रयत्न करके समझाने की कोशिश करता हूँ। गांधी जी का समय आज से 80 से 100 साल पुराना है और उस समय जो परिस्थितियाँ थी, कॉलोनियल पीरियड, उपनिवेशवाद इत्यादि, वे आज खत्म हो चुकी हैं। आज कोई देश दूसरे देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। हाँ, राजनीतिक खींचतान अवश्य चलती है, किंतु वो तो हमेशा ही चलती रहेगी। और चूंकि उस समय जो हुआ वो आज होना शायद संभव ही नहीं है, इसलिए उनके तब के तरीकों को आज में देखना ठीक नहीं है। पर सत्य, ईमानदारी एवं सामाजिक न्याय के उनके सिद्धांत जो उनके तरीकों के मूल में स्थित थे, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं एवं सदैव ही प्रासंगिक बने रहेंगे। इसके अलावा उनके कई सिद्धांत जैसे ब्रह्मचर्य या आहार विषयक उनकी मान्यताएं, इन पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, किंतु मेरे विचार में ये सवाल केवल तभी उठते हैं जब हम गांधी को एक उपदेशक, एक धर्मगुरु के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। किंतु वास्तविकता तो ये है कि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन एक प्रयोग के रूप में जिया है। वे कुछ मान्यताओं को आधार बनाकर प्रयोग के रूप में अपने जीवन में लाया करते थे, उन्हें तर्क की कसौटी पर तौलते थे और अपने प्रयोगों के उपरांत यदि कोई बात उन्हें ठीक जान पड़ती थी तो उसे सदैव के लिए अपना लिया करते थे। इस बात को उन्होंने अपनी आत्मकथा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और जब उनका एक परिचित उनके आत्मकथा लिखने का विरोध करता है और इसे पाश्चात्य संस्कृति बताते हुए इसे रोकने का प्रयास करता है, तब वे लिखते हैं कि पर मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेकों प्रयोग मैंने अपने जीवन में किए हैं, उनकी कथा लिखनी है। ये सच है कि उनमें मेरा जीवन ओतप्रोत होने के कारण ये कथा एक जीवन वृत्तांत की तरह बन जाएगी, किंतु यदि इसके हर एक पेज में शुद्ध रूप से मेरे प्रयोग ही प्रकट हों तो मैं इस कथा को सार्थक मानूंगा। मैं ये मानता हूँ कि यदि मेरे प्रयोगों का समस्त लेखा यदि जनता के सामने रहे तो ये सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और केवल यही नहीं, उनकी हर मान्यता के पीछे तर्कों का एक पूर्ण समन्वय हमें देखने को मिलता है। और यदि ये तर्क एवं प्रयोग आपको प्रभावित करते हैं तो आप इनका लाभ अवश्य उठा सकते हैं, अन्यथा इन्हें मानने के लिए आप किसी तरह से बाध्य नहीं हैं। मुझे लगता है कि आत्मकथा लिखने के पीछे गांधी जी की मंशा शायद यही रही होगी। जैसे शाकाहार के प्रति उनका ये तर्क कि प्रकृति ने मनुष्य को बाकी सभी जीवों पर जो प्रभुत्व, सुप्रीमेसी प्रदान किया है, वो इसलिए है ताकि मनुष्य उन सभी जीवों का संरक्षण एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके, ना कि उन्हें मारकर खाना शुरू कर दे। जिस प्रकार मनुष्य एक दूसरे का उपयोग करते हैं पर उन्हें खाते नहीं हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी केवल उपयोग मात्र के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। मुझे प्रभावित करता है तो मैं इसका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हूँ, किंतु कहीं भी गांधी जी ने स्वयं को एक उपदेशक या एक धर्मगुरु की भूमिका में नहीं रखा है,
बल्कि गांधी जी जिस बात से सबसे अधिक डरा करते थे, सबसे अधिक भयभीत हुआ करते थे, वो बात यही थी कि ऐसा ना हो कि आगे जाकर लोग उन्हें आराध्य मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दें, उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दें। ये एक बात थी जिससे गांधी जी सारी उम्र डरते रहे। इसका एक दिलचस्प किस्सा एक बार कुछ यूं हुआ कि गांधी जी एक बार अपने स्वयं सेवकों के साथ कहीं जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद एक गांव के बड़े विशाल वृक्ष के नीचे सभी ने रुकने का फैसला किया। पास ही एक कुआं था। सभी ने सोचा कि कुछ विश्राम करके खाना पीना खाकर फिर आगे बढ़ेंगे। पर जब स्वयं सेवक कुएं के पास गए तो उन्हें पता चला कि कुआं सूखा पड़ा हुआ है। डरते डरते उन्होंने गांधी जी को इस बात की सूचना दी, पर गांधी जी ने कहा कि अब तो सभी लोग बैठ गए हैं, आप आसपास कहीं से पानी का इंतजाम कीजिए, हम यहीं रुककर विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बात सुनकर स्वयं सेवक पास ही के गांव से पानी ले आए। सभी ने भोजन किया एवं कुछ समय विश्राम करने के बाद वे फिर चल पड़े। जब सभी लोग चले गए तो उसी रात अचानक कुएं में पानी का एक सोता फूट पड़ा और कुआं पानी से भर गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई और आश्चर्य भी हुआ। खुशी इस बात की कि अब किसी को पानी लेने के लिए दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। पर इस बात को सभी ने गांधी बाबा की कृपा समझ लिया और फिर जिसके हाथ में जो लगा, थाली, लोटा, चम्मच आदि बजाते हुए वो सारे लोग अगले गांव की ओर जहां गांधी जी रुके हुए थे उसकी ओर चल पड़े। और जब ये सारा जुलूस गांधी जी तक पहुंचा और जब गांधी जी को इस बात की जानकारी लगी तो वे बाहर आए। उन्होंने कहा, पहले तो ये सब बंद करो और मेरी बात को ध्यान से समझो कि कोई कौवा यदि बरगद के वृक्ष पर बैठ जाता है और यदि उसी समय बरगद का वृक्ष टूट पड़े या गिर जाए तो कौवे को ये नहीं समझना चाहिए कि बरगद का ये पेड़ उसके वजन से गिर गया है। कौवे को ये मुगालता हो सकता है, पर मुझे इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए जो हुआ है वो केवल एक संयोग मात्र है और मैं ये नहीं चाहता कि आप इसे किसी चमत्कार का रूप दें। इसलिए चुपचाप शांतिपूर्वक अपने घर जाएं और कृपा करके मुझे किसी भी तरह के चमत्कार से जोड़ने का प्रयत्न ना करें। ऐसी थी गांधी जी की धारणा। प्रयोगों पर आधारित, वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित, तर्क की कसौटी पर हर बात को तौलने वाले। इसके अलावा भी गांधी जी के जीवन काल में ही अनेकों लोग, खासतौर पर माएँ, गांधी जी को पत्र लिखा करती थी जिसमें उनके बीमार बच्चों की ठीक होने की दुआएं लिखी हुई होती थी। वे लिखती थी कि गांधी जी यदि एक बार भगवान से उनके बच्चों के लिए प्रार्थना कर दें तो उनके बच्चे अवश्य ठीक हो जाएंगे। ऐसा उनका विश्वास था। इस तरह के हर एक पत्र से गांधी जी को केवल पीड़ा ही होती थी और वे प्रत्येक पत्र का ईमानदारी से उत्तर देते थे और उसमें ये लिखते थे कि मेरे अंदर कोई चमत्कार मौजूद नहीं है। मुझसे इस तरह के चमत्कारों की उम्मीद करना, आशा रखना पूर्णतः गलत है। हर विषय पर बहुत सीमित बोलने के बावजूद ये एपिसोड भी मेरी अपेक्षाओं से कुछ अधिक समय सीमा पार कर गया है और अभी भी कुछ सवालों के जवाब बाकी हैं। जैसे गांधी जी के विरोधी उनके बारे में क्या कहा करते हैं एवं अपने निजी जीवन में गांधी जी कैसे थे, अपने महान कार्यों से अलग एक आम आदमी के रूप में उनका व्यवहार क्या था। इन विषयों को हम आगे के लिए रखते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आपको ये एपिसोड कैसा लगा इसकी जानकारी मुझे अवश्य दीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।